दोस्तों नमस्कार। अलास्का में बातचीत हुई पुतिन और ट्रंप के बीच में। लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ यूरोप का। दोस्तों इस बात को ध्यान से समझिएगा। असली जो नुकसान हुआ वो ना अमेरिका का हुआ ना रशिया का हुआ। एक्चुअल जो नुकसान हो गया वो हुआ यूरोप का। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि नुकसान यूरोप का हुआ है। इसका मतलब वो एक देश नहीं है, करीब 27 देश हैं और उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है। इसीलिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दुनिया की राजनीति में बहुत तेजी से बदलाव आएंगे। जो यूरोप का प्रभुत्व था दुनिया में वो खत्म होगा। यूरोप में दरारें दिखेंगी और सबसे बड़ी बात, इसका पूरा फायदा एशिया को मिलेगा। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका और रशिया के बीच में दोस्ती बढ़ेगी। इसको समझना बहुत जरूरी है। एक एक करके हम इन बातों को समझेंगे। उससे पहले निवेदन है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों अल्टीमेटली झगड़ा जब 3.5 साल पहले शुरू हुआ यूक्रेन का, उसके पीछे कौन था? यूरोप के साथ के बगैर यूक्रेन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके रशिया के साथ पंगा ले ले। अल्टीमेटली किसने उकसाया यूक्रेन को? बार बार किसने कहा कि आप नेटो में जुड़ जाइए, हम आपके साथ हैं, आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। इस गलतफहमी में, जैसे कहा जाता है ना, चने के झाड़ पे चढ़ाना, यूक्रेन को इस गलतफहमी का में डाला गया कि आपकी सुरक्षा के लिए यूरोप खड़ा है और यूरोप का मतलब पीछे अमेरिका भी खड़ा है। इस गलतफहमी के कारण आप लगातार रशिया को उकसाते रहे और अल्टीमेटली रशिया को कार्रवाई करनी पड़ी, जो अभी तक जारी है। अब हुआ क्या, इस पूरी सिचुएशन को अब समझें। जब मीटिंग हुई तो इस पूरी कार्रवाई के अंदर मीटिंग में दो ही लोग थे, अमेरिका और रशिया, और कोई टेबल पे नहीं था। तो यहां आपको ये बात समझ में आ जाती है कि रशिया और अमेरिका के बीच में यूरोप को बाहर रखा गया है, क्योंकि बात सिर्फ यूक्रेन की नहीं है। और भी कई मुद्दे थे ट्रंप और पुतिन के बीच में जो चर्चा के मुद्दे थे, उसमें यूरोप का होना जरूरी नहीं था। इसका मतलब यह है कि अमेरिका और रशिया के बीच में दोस्ती की शुरुआत हो गई है, पहली बात। दूसरा, आफ्टर ऑल किसके दम पे यूक्रेन इतनी हिम्मत कर रहा था? वो था नेटो। नेटो का 75% जो बजट आता है वो आता है अमेरिका से। और अमेरिका बार बार ये बोल चुका है कि यूरोप अपना खर्चा खुद उठाए, हम किस बात के लिए खर्चा करें। इसका मतलब ये है कि जब एक तरफ आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं रशिया से, तो क्या दूसरी तरफ आप नेटो को फाइनेंस करेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि अब जो नेटो का पूरा खर्चा है यूक्रेन को सपोर्ट करने का, अब वो यूरोप को उठाना पड़ेगा। मतलब फाइनेंशियल बर्डन अब आप बढ़ता हुआ देखेंगे यूरोप में। इसके अलावा यूरोप के अलावा जो पैसा आता था वो आता था अमेरिका से। और ट्रंप कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि भैया ये लड़ाई आपकी है, मुझे कहां फंसा रहे हो बीच में, और अगर मेरे से आप पैसा ले रहे हो तो बदले में मुझे क्या दे रहे हो। इसीलिए मिनरल एग्रीमेंट यूक्रेन के साथ अमेरिका ने साइन किया था। अब सवाल इस बात का है कि और कितना पैसा दिया जाए। हम तो गए थे लड़ाई बंद करवाने, लेकिन आप ही लोग चिल्ला रहे थे पीछे से कि हमारे बगैर आप कोई समझौता मत करना। तो ट्रंप साहब कहेंगे मैं तो बगैर समझौता किए आ गया, क्योंकि आपने कहा था कि आप लोग टेबल पे बैठेंगे। अब आप अपॉइंटमेंट ले लो पुतिन से, मीटिंग करो और जाके लड़ाई बंद करो। अब सवाल इस बात का है कि क्या पुतिन यूरोप को एंटरटेन करेंगे? करेंगे तो किन शर्तों पे? उस वार्ता की शर्तें क्या होंगी? ये स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। और तब तक, जब तक यूक्रेन की लड़ाई चलती रहेगी, खर्चा यूरोप को उठाना होगा। अमेरिका तो शायद अपने आप को पीछे खींच ले। दूसरी तरफ यूरोप कैसे फंसा दोस्तों? अब जब यूक्रेन पे आक्रमण हुआ तो यूरोप ने समझदारी दिखाते हुए ये कहा कि हम रशिया से एनर्जी नहीं खरीदेंगे। जरूरत किसकी थी? यूक्रेन की। उन्होंने अपनी सप्लाई चेन खुद ही बंद कर दी। नतीजा क्या हुआ?
आज हालत ये है यूरोप के अंदर कि जो बिजली का बिल है या जो एनर्जी की कॉस्ट है वो पहले से 4 गुना हो गई। इसका मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्शन अब यूरोप में नहीं होगा जिसको वो एक्सपोर्ट कर सके। दूसरी तरफ जो पैसा है वो यूक्रेन में खर्च हो रहा है, इन्फ्लेशन यूरोप का बढ़ रहा है, बेरोजगारी यूरोप में आ रही है, एक्सपोर्ट वो कर नहीं पा रहे, एनर्जी 4 गुना दाम पे खरीदनी पड़ रही है। कुल मिला के इंडस्ट्रियल स्लो डाउन है, बेरोजगारी है, सरकारों की आमदनी कम हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं यूक्रेन को लेकर, और जो यूरोप के अंदर सोशल सिक्योरिटी है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनको काटना पड़ रहा है। इससे लोग वहां नाराज हैं। इसीलिए जितने भी यूरोपियन लीडर हैं इस समय, सबकी जो अप्रूवल रेटिंग है जनता में वो 20% के आसपास आके रह गई है। इसका मतलब अगर ये आज नेता चुनाव में चले गए, इनमें से शायद कोई वापस नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक दृष्टि से भी ये मूर्खता यूरोप के लीडर्स कर चुके। अब सबसे बड़ी बात, अब रशिया से तो आपने पेट्रोल लेना, गैस लेना बंद कर दिया, जो आप पहले करीब 50-60% लिया करते थे। अब आपने महंगी गैस कहीं और से लाना शुरू किया। जब आप बाकी गैस देशों से महंगी गैस ला रहे हैं, तो क्या होगा कि जो आपके कॉम्पिटिंग कंट्री हैं वो सस्ता उत्पादन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ओवरऑल जो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे थे उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि आप इतने महंगे हैं कि आप एक्सपोर्ट क्या कर पाओगे। ऐसी स्थिति के अंदर रशिया को यह मौका मिल गया कि यूरोप को इग्नोर करके इंडिया और चाइना में अपनी एनर्जी बेचे और उसका फायदा उठाए। तो जो आपने यूरोप ने खरीदने से मना कर दिया था, रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने वो जो एनर्जी थी, जो क्रूड था, गैस थी, वो दूसरे देशों को बेचना शुरू कर दी। तो क्या हुआ? नुकसान यूरोप का हुआ, रशिया का कोई नुकसान नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब आपने ऊपर से एक कमिटमेंट कर रखा है कि हम 2027 के बाद रशिया से कुछ नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब परमानेंटली जो यूरोप है वो हाई कॉस्ट इकोनॉमी हो गया। मतलब वहां पे अब इकोनॉमिक पावर नहीं रहेगी, सारी शिफ्ट हो जाएगी एशिया में, और दूसरी तरफ ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में। तो जो यूरोप का प्रभुत्व था पूरी दुनिया में एज ए इंडस्ट्रियल नेशन, एज ए सोशल सिक्योरिटी, एज ए डेवलप्ड नेशन, वो अपने आप कोलैप्स होता लोगों को दिखेगा। इसका असर क्या होगा दोस्तों? इसका असर ये होगा कि जब आपके पास फंड्स नहीं हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, आप इंडस्ट्रियल पावर नहीं है, आप वर्ल्ड ट्रेड को कुछ इन्फ्लुएंस कर नहीं पा रहे हैं, तो आपकी पूछेगा कौन? तो जो पहले आपकी एक दुनिया के अंदर इज्जत थी, रुतबा था, प्रभाव था, वो खत्म होगा। जब ऐसा होगा तो यूरोप में फ्रैक्चर होगा, मतलब यूरोप के देश आपस में बटेंगे। कोई बोलेगा हमें रशिया से समझौता करना चाहिए, कोई बोलेगा हमें रशिया का लगातार विरोध करते रहना चाहिए। अब जो लोग डेवलपिंग नेशंस हैं यूरोप के, वो चाहेंगे कि रशिया से सस्ती एनर्जी मिले, और जो ईगो में रहेंगे, जर्मनी है, यूके है, बाकी लोग हैं, वो अपने आप को इस झगड़े में फंसाते रहेंगे। जहां तक बात है यूक्रेन की, आसानी से तो रशिया खाली करेगा नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर सीज फायर होता भी है तो रशियन फौजें यूरोप के दबाव के बगैर भी यूक्रेन में रहेंगी, और दूसरी तरफ अमेरिका यूरोप के अलावा रशिया से अपना व्यापार शुरू करेगा, क्योंकि उनको आर्कटिक में बात करनी है, उनको दुनिया की एनर्जी प्राइसेस को कंट्रोल करना है, ट्रेड की बात करनी है, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करनी है, फर्टिलाइजर का मुद्दा है, यूरेनियम का मुद्दा है, और बहुत कुछ है। और उसके अलावा रशिया की जो दोस्ती है ब्रिक्स में, इंडिया, चाइना, ग्लोबल साउथ, उसमें तो कोई फर्क आया नहीं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ट्रंप ने पूरे ग्लोबल साउथ को, मतलब ब्रिक्स प्लस नेशंस को, ये कह दिया है कि ये सब एंटी अमेरिका और डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं, इसलिए ये सब बेकार की इकोनॉमीज हैं। अब मजबूरी ये हो जाएगी ट्रंप की कि अगर अपनी इकोनॉमी बचानी है तो यूरोप में तो महंगाई बढ़ गई, परचेजिंग पावर घट रही है, तो माल बेचोगे कहाँ? ग्लोबल साउथ के साथ आप डील करना नहीं चाहते, तो जो आपका पहले प्रभुत्व था, यूरोप और अमेरिका मिलकर ग्लोबल फोर्स बनते थे, वो अपने आप घटने लगेगा।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सब का असर क्या होगा? आपस में फ्रिक्शन होंगे, ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग होगी, जनता में रोष होगा और इसका असर आने वाले दिनों में आपको ग्लोबल राजनीति में और खासकर यूरोप और अमेरिका की राजनीति में देखने को मिल सकता है। इस समय रशिया का क्या नुकसान हुआ? स्थिति मुझे ये लग रही है कि आने वाले महीने 2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि जो यूक्रेन है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड ये लिख रहे हैं कि साहब 200 साल लगेंगे यूक्रेन को कैप्चर करने में। दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। जब आपकी मिलिट्री कोलैप्स होने लगती है तो वो किश्तों में नहीं होती, वो एक साथ ही होती है। जब आपके कम्युनिकेशन सिस्टम ना काम नहीं करेंगे, आपके लॉजिस्टिक्स काम नहीं करेंगे, आपकी सप्लाई नहीं आएगी, तो जितनी फौज सामने खड़ी है या तो वो सरेंडर करेगी या मारी जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर यूक्रेन के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। या तो पूरा खर्चा यूरोप उठाए, और अगर ट्रंप ने कह दिया कि आप ही की लड़ाई है, तो यूरोप किस मुंह से जाके ट्रंप को बोलेंगे कि आप हमें सपोर्ट करिए। अल्टीमेटली ट्रंप का एक ही फायदा है, वो यूरोप को ये कहेंगे कि आप पैसा इकट्ठा करिए, हमसे हथियार खरीद लीजिए और यूक्रेन को दे दीजिए। थोड़े बहुत हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री हथियार दे देंगे। लेकिन अगर आप ये चाहें कि सारा खर्चा हम उठाएं, ये संभव नहीं है। और स्थिति अब ट्रंप के लिए मुश्किल इसलिए हो जाती है कि अब अगर वो खुल के यूक्रेन का समर्थन करते हैं और हथियार देते हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपने पुतिन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आप उसका अब सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए मुसीबतें और बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ ट्रंप और कम हो जाएगी और रशिया, इंडिया, चाइना, ग्लोबल साउथ आपस में कोऑर्डिनेशन और बढ़ाएंगे, जो अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए आर्थिक रूप से और समस्याएं क्रिएट कर सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या ये असेसमेंट उचित नहीं है कि अल्टीमेटली जो खर्चा है पूरी लड़ाई का अब वो यूरोप को उठाना पड़ेगा? एक्चुअल जो नुकसान हो गया वो यूक्रेन का नहीं हुआ, यूरोप का हुआ है। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।